कि 1947 14 अगस्त की रात में हमारे देश को आज़ादी मिली है, लेकिन जो भी नज़ारा हम देख रहे हैं तो उससे ये महसूस होता है कि न्याय संगत प्रदेशों से भी बुरी हालत आज हम देख रहे हैं। विशेषतः परिश्रमिक किसी भी देश का वो एक ऐसा वर्ग होता है कि जिसके परिश्रम से देश की उन्नति होती, राज्य की होती, संघ राज्य उन्नति होती। लेकिन एक परिश्रमिक आदमी 1440 मिनट का एक दिन होता साहब, ये 2 दिन से पीड़ित पक्ष अपने मंजूरात और मूलभूत अधिकारों के प्रति अपना रोना लेकर आए हुए हैं। और विशेषतः उन मासूमों की ओर देखने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था का ध्यान एक आकर्षित होना चाहिए था कि ये जो आज देश का नवजात कोपला है, ये जो नवजात शिशु है, बच्चे हैं, इनको इन आंदोलनों से हम क्या प्रेरणा देंगे कि गांधी के देश के अंदर भी आप इसी तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे या हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ोगे। अब सवाल इस बात का है कि इनके संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों के साथ में जो भी कुछ खिलवाड़ हो रहा है, हम उन सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आभार। भारत की ओर से अनुमति हो तो। विद्यमान सर माजी आमदार, आपके एक विशेष प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि इनकी मंजूरात तो हो गई सर, काफ़ी दिनों से मंजूरात हो गई है। हम शासन को पूरी तरीके से दोषी नहीं मानते। 288 लोग शासन करता है और करोड़ों लोगों का आपको निर्वहन करना पड़ता, जो संवैधानिक मार्ग के तहत है। लेकिन करोड़ों लोगों के बीच की जो यंत्रणा है सर, उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो यंत्रणा काम नहीं कर रही या यंत्रणा का कुछ दोष आरोपण है? आप क्या कहना चाहेंगे? मौजे हरम गांव के तालुका अचलपुर गांव के आदिवासी जनता 2 दिन से यहाँ पे साकली ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं और मैं यहाँ पर आज उस साकली ऑपरेशन को यहाँ पर विजिट दिया हूँ और साथ में हमारे विजय मांडले जी साथ में है और गांव के सभी हरम गांव के सभी आदिवासी जो घरकुल लाभधारक जो लोग हैं, उनको चर्चा के अनुसार अभी मुझे मालूम पड़ा कि करीब 7-8 साल से उनका घरकुल मंजूर हो चुका है, पर उनको वो घरकुल अभी तक मिला नहीं। तो और ये सब अभी तक मिला नहीं, कुछ जगह के अड़चन की वजह से, कोई कारण की वजह से नहीं मिला। कि इसके मुख्य कारण अभी चर्चा के अनुसार मुझे मालूम पड़ा कि अधिकारियों के वजह से, हलगर्जी के कारण से ये उनका घरकुल उनको नहीं मिल सका अभी। और अभी मेरे ख्याल से विजय मांडले जी और कुछ शिष्टमंडल येडियो साहब को मिले और येडियो साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी फाइल कलेक्टर ऑफिस को लेकर जाएंगे और वहाँ से वो मंजूरात करके लेके आएंगे, ऐसी उनने चर्चे के दरमियान कहा है। और मुझे आशा है कि उनका ये घरकुल का मंजूर उनके लगभग शायद हो जाएगा, ऐसा मुझे मंजूर है कि मुझे लगता है कि मंजूर हो जाएगा, क्योंकि येडियो साहब ने खुद होकर कहा है उनके चर्चे के अनुसार। और इतने दिन जो अड़चन आई है, जो दिरंगाई हुई है, वो अधिकारी और कर्मचारियों की दिरंगाई की वजह से हुई है, मैं इसमें मानता हूँ। सर एक सवाल और भी है कि पुनर्वसन के जो नियम होते, जैसा हम किसी को स्थापित करते किसी अन्य जगह या किसी देश का विभाजन होता तो भी, तो सरकार को उसकी योजना, उसके उपक्रम और वहाँ की यंत्रणा को सज्ज पहले ही रखना पड़ता। अगर आदिवासी या हमारा मूलत भारतवासी अपने ही अधिकारों के प्रति या हमारा भारतवासी अपने अधिकारों के प्रति अगर इसी तरीके से चौराहे पर आकर आंदोलन करेगा तो हम सरकार किस लिए चुनेंगे? देखिए, जिस तरह के पुनर्वसन का जो नियम रहते हैं, जैसे कि मूलभूत सुविधा उनको जैसा है वैसा उनको मिलना चाहिए और ये सरकार की जवाबदारी रहती है कि जो भी नागरिक को अगर पुनर्वसन अगर करना है तो उनके नियमानुसार और शासन के अनुसार उनको देना चाहिए। जहाँ तक हम एक न्यूट्रल है, मीडिया उस बारे में नहीं कर सकती। आप विद्यमान एक विधायक जी है, आप शासन को जिम्मेवार मानते हैं, एक बड़े दिल की बात है और गौरव की बात है कि सर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़े। लेकिन जहाँ तक हम ये बोझ डालते हैं प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि अचलपुर सर्कल का जो भी जुम्मा आता है, उप विभागीय अनुमंडल विभागीय अधिकारी, तो ये उनका कार्य है कि 2 दिन में इनकी विजिट लेना, इनकी जन समस्या को छुड़ाना। इनके पास में ना तो ठंडे पानी की कोई व्यवस्था है, ना तो पंखे की व्यवस्था करे। उसके प्रति आप अधिकारियों के ऊपर क्या रोष प्रकट करते? देखिए, मैंने अभी विजिट देखे अभी कुछ ही समय हुआ है और कल 2 दिन से लगातार बैठे हैं ऑपरेशन के लिए। और जिस तरीके से ऑपरेशन मंडप को उन लोगों ने जो सहायता देना चाहिए, मदद देना चाहिए, वो करना चाहिए। तो येडियो साहब की प्रशासन की जवाबदारी है कि उन लोगों ने यहाँ पर उनकी सुविधा देना चाहिए। धन्यवाद सर। सर मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सर आप एक कार्य के प्रति मतलब प्राथमिकता के साथ में, और आपने पहले भी कहा था कि हम नाम के लिए काम नहीं कर रहे, क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहे सर, और हमारे समाज के अंदर आप जैसे लोग और भी आए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। और जो भी समस्या है सर हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप मराठी में भी बात कर सकते हैं, हम हिंदी अनुवादित कर देंगे सर। देखिए,
मी तुम्हाला यांची स्टोरी सांगू इच्छितो. अचलपूर तालुक्यामध्ये मेळघाट हा विभाग आहे आणि हे आदिवासी मंडळी आहे. गेल्या 2014पासून हे तिथे आलेले होते. परसापूर ते अचलपूर रोड बायपास रोडवर त्यांनी क्लास जमिनीवर त्यांनी त्यांच्या झोपड्या बांधल्या. तिथून ते राहायला आले आणि 1995 पूर्वीपासून आहेत ते. आणि तसा GR आहे गव्हर्मेंटचा. 1995च्या अगोदरचे जर असतील त्याच्या पहिलेची जरी असतील तरी त्यांना घरकुल देता येते. आणि गव्हर्मेंटनं असं सांगितलं आहे पुन्हा सरकारनं की त्यांना विकत घेऊन द्या पण जागा द्या त्यांना, असंही म्हटलं आहे एकीकडे. परंतु यंत्रणा जी आहे, सरकार योजना आणते पण यंत्रणा जी चालवणारी अधिकारी असतात त्यांच्या दिरंगाईमुळं हे लोक वंचित राहतात. यांच्याकडे सुरुवातीला दाखले नव्हते, रहिवासी दाखले नव्हते. ते दाखले त्यांना मिळवून दिले आणि त्याच्यानंतर त्यांना राशन कार्ड मिळवून दिलं. त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिक नव्हती, त्यांना इलेक्ट्रिक मिळवून दिली. पण कोणीतरी समोर यायला पाहिजे. ते स्वतःहून काही त्यांना कळत नसल्यामुळे ते काही करू शकत नाहीत. पटलं की नाही? तर म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की ह्या लोक जे वंचित आहेत, आता ज्या परिस्थितीत ते राहून राहिलेत, डोळ्यात अक्षरशः पाणी येते. कारण तिथं त्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आहे. ते नागरिक आहेत, त्यांना त्यांच्यावर आधार कार्ड आहेत, पण त्यांना नागरिक मूलभूत सुविधा कोणतीही पुरवल्या जात नाही. त्यांच्याकडे संडास बाथरूमसुद्धा नाहीत. त्यांचे लहान मुलं आहेत, मोठमोठ्या मुली आहेत. कसं जगावं जीवन? म्हणजे हा भारत देश स्वातंत्र्यात आहे की पारतंत्र्यात आहे, हा विषय तिथं येतो. आणि मला आश्चर्य वाटते की 77-78 वर्ष झाले आहेत भारत देश स्वतंत्र होऊन, तरी त्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही. संविधानामध्ये सुद्धा आहे की जर ते नागरिक असतील तर त्यांना नागरिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. आता हायकोर्ट संज्ञान घेते, सुमोटो संज्ञान घेते, चौकशी लावते स्वतःहून आणि त्याची चौकशीचे आदेश देऊन टाकते. आता हे तालुका दंडाधिकारी आहेत अचलपूरला, उपविभागीय अधिकारी आहेत, कलेक्टर आहेत. ह्या त्या जागेवरून किती वेळा गेले असतील, जातात, पाहतात, पण त्यांना कधीही विचारपूस केल्या जात नाही. त्यांच्याकडे गाडी आहे, 4 व्हीलर आहे ना, 4 व्हीलर आहे. सरकारने त्यांना गाडी दिली आहे, बाबा तू तुझ्या पैशाने घेऊ नको, पण आमच्या सरकारची गाडी घेऊन जा, तिथं पहा, चौकशी करा. पण ते काही करायला तयार नाहीत. एसीत जाणे, एसीत येणे, एसीत झोपणे, एसीत खाणे, बस हे त्यांना इतकंच माहीत आहे. स्वतःहून कधी ते कोणाला देत नाही. आणि निवेदन दिलंही ते तर ते हे आता हे पाहून राहिलो आपण 8 वर्षापासून वंचित आहे. हे काय आहे? कारण सांगतात काय, नाला आहे, तुम्हाला देता येत नाही जागा. अरे नालाच नाही आहे तिथं. BDO साहेबांनी स्वतः जाऊन पाहिलं नाला, ते नाली आहे तिथून कमीत कमी अर्धा किलोमीटर दूर आहे त्या जागेवरून. नाली कुठं आहे? फक्त काय पटवाऱ्याचा रिपोर्ट आला, तो गेला की नाही देव जाणे. रिपोर्ट आला पटवाऱ्याचा, हां, त्याने सांगितलं की बंद नाला देता येत नाही. बरे समुद्रामध्ये इमारती बांधता येते, समुद्रामध्ये पुलं बांधता येते साहेब. आणि वंचिताच्या गरिबांच्या झोपड्यापर्यंत आजही आधुनिक सभ्यताचा सूर्य का उजाडत नाही? बरोबर आहे ना. अधिकाऱ्याच्या प्रशासनाच्या अशा वागण्यामुळेच, दिरंगाईमुळे हा प्रॉब्लेम येऊन राहिला. आश्चर्य वाटते. तुम्ही त्यांची परिस्थिती पाहत नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांची परिस्थिती पाहावं पहिले, ते कसे जगून राहिलेत, त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे की नाही आहे हे पाहायला तयार नाहीत. आजूबाजूचे जे शेतकरी आहेत त्यांच्याकडे तर विहीर नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही आहे. पण जे शेतकरी आजूबाजूचे ते त्यांना हाकलतात हो अक्षरशः. मग त्यांनी पाणी आणावं कुठून पाणी प्यावं त्यांनी? हे तसेच राहावं त्यांनी. अरे संविधानामध्ये लिहिलं आहे ना, अधिकाऱ्यांना SDOला पॉवर आहेत, तहसीलदारला पॉवर आहे, त्यांना हापसी करून देता येते. जिल्हा परिषदला पॉवर आहेत, ते हापसी करून द्यायला तयार नाहीत. काय मरावं काय त्यांनी? इतकं हलगर्जीपणा नको आहे. असं वाटतं की आपण त्या पारतंत्र्यात असलेलं बरं त्यावेळेस होतो तेव्हा.
अब इस पर हम प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकते। परतंत्र और स्वतंत्रता की जहाँ तक बात है और जहाँ तक अब ये विषय लागू हुआ था क्रांतिकारियों के कि उनकी जो भी सपने थे और इस देश को आज़ादी दिलाने के पक्ष के अंदर, लेकिन जहाँ तक आज रोष इस प्रकार है कि आज़ादी का जो भी हम मुखमंडल यहाँ देख रहे हैं और ये जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ जो मासूम बच्चे जो बैठे हुए, विशेषतः मासूम बच्चे, कि इन्हें क्या प्रेरणा देना चाहिए, और हम इनकी भी प्रतिक्रिया जान लेना चाहेंगे कि सर आप प्रतिक्रिया कौन देगा इसमें से। आइए सर, आपका नाम, शुभ नाम सर? सुरेश तानू काजदेकर सर। हाँ बोलो बोलो ना, आप खुलकर बात करो। बिल्कुल मैं बैठता हूँ, खुलकर बात करो आप। सर हमारे को क्या है, उसमें पानी का व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, रोड नाले पर है और नाले से बहुत दूर है खेत आजू बाजू वाले तकलीफ करते, इसमें हमको रहने की तो व्यवस्था आपने शिकायतें अभी किस किस से की है अभी तक? अभी तक का तो कभी चालू है, जैसे जिससे पानी भर रहा है जी। लेके जाओ बोलते कुएं से, लेकिन अभी हमको पानी की भी सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं हमको सुविधा रहने की व्यवस्था। झोपड़ा है, सादा रह रहे हैं उसमें। और आपके अभी मांगे क्या है जिस लिए आप अनशन पर बैठे हैं? अभी इस मांगना है कि हमको कि भाई सरकार की तरफ से हमको घरकुल आवास योजना मिलने को नहीं, आवश्यक। घरकुल तो मंजूरात हो गया, लेकिन आप तक का नहीं पहुंचा अभी। अभी तक पहुंचने का है सर, इसकी वजह से हम पास आया ही नहीं सर, इसकी माहिती कोई नहीं बताया ही नहीं हमको। अच्छा, आपको जानकारी के अभाव के अंदर ये सारी चीज़ें भी कुछ हो रही है, लेकिन अब सवाल कैसा है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे जो आईपीएस अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो हमारे नीचे का हिस्सा बनता है, हम तो छोटे तबके के लोग हैं, तो ये उनकी भी नैतिक एक जवाबदेही बनती है। और जहाँ तक जानकारी के अभाव के अंदर भी अगर ये लोग अप्लाई नहीं करते, एप्लीकेशन अगर नहीं कर सकते, तो ये विशेष रूप से जिम्मेदारी जाती है प्रशासकीय व्यवस्था की, क्योंकि 288 आमदार अगर वो मंत्रालय में बैठते तो पूरा महाराष्ट्र भ्रमण वो एक दिन में नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जन समस्या की बात होती तो वह जन समस्या यहीं पर मतलब इसी मामले पर निपटा लिया जाना चाहिए, और वो विभागीय अनुमंडल अधिकारी इनकी नैतिक जवाबदेही बनती है। सर आपका शुभ नाम बताइए। मोनू काजदेकर। तो आप बताइए समस्या सर, ये अनशन को लेके क्यों आप आगे बढ़े? 2014 से घरकुल पास हुए हैं। जी। 4 बार इधर उधर घूमे, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, घरकुल मिल ही नहीं रहे। हमारे साहब चलते उनके पीछे पीछे हम चले, हो जाएगा। जब से विजय मांडले सर इनके साथ वो हमारे सामने चल रहे हैं, उनके पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा। नहीं, काम नहीं हो रहा है, इसके लिए विजय मांडले सर के साथ में आप चल रहे हैं, ये तो बात बरोबर है, लेकिन प्रशासन इतना धीमी गति से चलता हमारे देश के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज होता था हम यूएस होते। बोलिए ना। वो तो साहब है तो उसके जरिए हमारा काम हो रहा है। बिल्कुल साहब है तो हमें उसके जरिए हमारे होना बहुत उसके आवश्यक जरिए है। हमारा काम हुआ, नहीं तो हम तो ऐसे बस पढ़े थे, हम झोपड़पट्टी में, हमारा कुछ भी नहीं था, हम लावारिस जैसे पढ़े थे वहाँ पर। इस साहब की वजह से हमारा काम आगे हाँ, बढ़ गया है। राशन कार्ड हो गया हमारा, इलेक्शन कार्ड हो गया, रहिवासी बना लिया हमारा, इस साहब की वजह से हुआ हमारा पूरा। केवल अभी समस्या जो अटकी हुई आपके घरकुल तक की समस्या है और पीने के पानी की समस्या। इधर पीने का कुछ भी नहीं है, न घर का कुछ भी नहीं है हमारा अभी। अब ये साहब के पीछे चालू है, अब ये साहब के जरिए हो जाएगा हमारा काम, ऐसा उम्मीद है हमारे को। हाँ, उम्मीद है साहब की वजह से हो जाएगा हमारा काम। इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं विजय मांडले सर के साथ में, और काफ़ी उम्मीदें माननीय विद्यमान विधायक जी से भी काफ़ी उम्मीदें रखते हैं यहाँ के जन समुदाय, और कोशिश करेंगे कि इनका काम हो जाए। और हम भी अपने तरफ से आभार भारत की तरफ से सरकार तक एक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासकीय व्यवस्था तक कर रहे हैं, और उनका साथ आज आकर विद्यमान विधायक जी काड़े साहब ने निभाया, मांडले सर ने, इसलिए आभार भारत की ओर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं।